Hey guys, welcome to my YouTube channel Ideological One Destination for All Information. सो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं क्लास 11 पॉलिटिकल थ्योरी चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है नेशनलिज्म। बहुत ही मज़ेदार चैप्टर है, इंटरेस्टिंग चैप्टर है। सबसे पहले हम बात करेंगे इस वीडियो के इंट्रोडक्शन के बारे में, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं दीज हैंड रिटन नोट्स इज़ प्रिपेयर्ड बाय वेल एक्सपीरियंस पॉलिटिकल साइंस टीचर एंड स्पेशली रिटन बाय मी। जो ये आपने स्क्रीन के सामने आप देख रहे हैं, ये हैंड रिटन नोट्स बहुत ही बेनिफिशियल होने वाले हैं आपके लिए, क्योंकि लेक्चर के साथ साथ मैं आपको इसके द्वारा जो है अच्छे से सिंपल एक्सप्लेनेशन के साथ वीडियो को समझाने वाला हूँ। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि मेरी आपको 100% गारंटी है कि इस चैप्टर को समझने के बाद, लास्ट तक देखने के बाद आप इस चैप्टर के महारथी हो जाएंगे। आप आराम से कोई भी क्वेश्चन आएंगे, अगर इस चैप्टर से आप आराम से उसका जवाब दे सकते हैं, ये आपको मैं 100% गारंटी दे सकता हूँ। लेकिन एक शर्त पे कि आपको अच्छे से समझना है और लास्ट तक इस चैप्टर में, पूरी वीडियो में, चैप्टर की वीडियो में बने रहना है। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ कि इस चैप्टर में हम क्या क्या बात करने वाले हैं। तो देखिए, ये चैप्टर इंट्रोड्यूस करेगा, डिस्कस करेगा आपके आइडियाज़ ऑफ नेशनलिज्म के बारे में और नेशन के बारे में, जो कि हम सब के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एज अ पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट और एज अ सिटीजन ऑफ द कंट्री। हमारा जो कंसर्न है वो ये नहीं रहेगा कि नेशनलिज्म कैसे राइज हुआ, या नेशनलिज्म कैसे बढ़ा, या इसके फंक्शंस क्या होते हैं, ठीक है ना, क्योंकि ये सब आप 9th और 10th में ही पढ़ चुके हैं कि किस तरीके से नेशनलिज्म बढ़ता है और नेशनलिज्म किस तरीके से, इसके फंक्शंस क्या होते हैं। रादर देन हम बात करने वाले हैं नेशनलिज्म को डीपली तरीके से, और उसी के साथ हम इसके क्लेम्स और एस्पिरेशंस को लेकर भी बातचीत करने वाले हैं। तो इस चैप्टर को स्टडी करने के बाद आप पूरे एबल हो जाएंगे पूरे नेशन और नेशनलिज्म के कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करने में। इसी के साथ यहाँ पे आप कुछ एलिमेंट्स हैं नेशन के जो कि हमारा नेशनलिज्म को बढ़ावा देती है। वहीं दूसरी तरफ आप यहाँ पे इसके मेरिट्स और डीमेरिट्स के बारे में भी जानेंगे, या सीधी सादी भाषा में कहें तो यहाँ पे लिमिटेशंस के बारे में भी जानेंगे, जो कि आपका एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। और राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन, जो कि इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत मज़ेदार टॉपिक है। और लास्टली हम बात करेंगे उन फैक्टर्स के बारे में जो कि हमारे अंदर नेशनलिस्ट फीलिंग को जगाता है। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, सबसे पहला टॉपिक है हमारा नेशन एंड नेशनलिज्म। तो अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे नेशन की, तो देखिए नेशन जो है वो कोई कैजुअल कलेक्शन नहीं है लोगों का, या अंग्रेजी में कहें तो अ नेशन इज़ नॉट एनी कैजुअल कलेक्शन ऑफ पीपल। एट द सेम टाइम, क्योंकि यहाँ पे हमारे डिफरेंट ग्रुप से, डिफरेंट कम्युनिटीज़ से हम अपनी ह्यूमन सोसाइटी में लोगों को देखते हैं। ये कि हमारे फैमिली से भी डिफरेंस हो सकता है, जो कि फेस टू फेस रिलेशनशिप में जब हम बात करते हैं हमारे, क्योंकि अगर हम फैमिली में बात करें तो हमारी फैमिली में हर एक मेंबर एक पर्सनल रिलेशनशिप रखता है, पर्सनल के बारे में जानता है, वहीं ट्राइब, क्लैंस भी इस तरीके से जानते हैं। लेकिन नेशन को लेकर चलें कलेक्टिवली, तो यहाँ पे हम किसी को जानते नहीं हैं, लेकिन हम अपने एक आइडेंटिटी, कॉमन आइडेंटिटी अज्यूम करके चलते हैं कि ये हमारी कॉमन आइडेंटिटी है और इसको हम लेके चलेंगे। लेकिन यहाँ पे एज अ मेंबर ऑफ नेशन हमने कभी फेस टू फेस इंटरफेस नहीं करा होगा हर एक फेलो नेशनलिस्ट के साथ, तो इसीलिए हम यहाँ पे एक अज्यूम करके चलते हैं चीज़ों को। तब भी हम बात करते हैं कि कौन सी चीज़ है जो में एक नेशन को कॉन्स्टिट्यूट करके रखती है। ये आप सवाल पूछ सकते हैं कि जब हम एक दूसरे को जानते नहीं हैं तो हमारा नेशन बना कैसे है। तो देखिए, नेशन जो है एट अ ग्रेट एक्सटेंट एक इमेजिन कम्युनिटी है। क्या है? इमेजिन कम्युनिटी, जो कि कई कलेक्टिव बिलीफ्स, एस्पिरेशन, इमेजिनेशन ऑफ इस मेंबर, इन सब के ऊपर जो है, इन सब के ऊपर बेस है, जो हमें एक साथ रखती है। ये पूरी तरीके से कुछ सर्टेन अजम्पशंस के ऊपर बेस करती है, जो कि हमें बताता है जो कि हम एक तरीके से पूरे नेशन को कलेक्टिवली लेते हैं, ठीक है, जिसको हम आइडेंटिफाई करते हैं। तो यहाँ पे हम कुछ एलिमेंट्स को भी बारे में जानेंगे, लेकिन मेरा मकसद ये था आपको बताने का कि नेशंस जो है, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे नेशंस के अलग अलग फीचर्स होते हैं। नेशंस जब भी हम बात करते हैं तो वो सिर्फ़ और सिर्फ एक कैजुअल कलेक्शन नहीं होता। समझाने का मतलब ये था कि यहाँ पे हमने एक दूसरे को फेस टू फेस देखा भी नहीं होता, लेकिन हम एक इमेजिन कम्युनिटी के साथ बन के रहते हैं। फिर भी अगर मैं बात करूँ यहाँ पे नेशन की एक प्रॉपर डेफिनेशंस के बारे में, तो ये कुछ हद तक यहाँ पे ये हो सकती है कि नेशन रेफर्स टू अ लार्ज बॉडी ऑफ पीपल यूनाइटेड बाय कॉमन डिसेंट, हिस्ट्री, कल्चर, लैंग्वेज, inhabiting a particular country, territory, shared belief, common history, shared political ideals, common political identity, कॉमन इंटरेस्ट, इंस्पिरेशंस, ये सब आपके एसेंशियल एलिमेंट्स हैं नेशन के। अब आप सोचेंगे कि इन एलिमेंट्स को हम कैसे समझ सकते हैं, इसका क्या रिलेशन है। तो देखिए, वो मैं आपको अगले टॉपिक में विस्तार से बताऊंगा, क्योंकि आपका अगला टॉपिक है एलिमेंट्स ऑफ नेशन। तो ये तो आपको पता चलेगा होगा, ये सारे जो चीज़ें हैं, इन्हीं सबको हम कह सकते हैं, इनके द्वारा हम यूनाइटेड हैं एक लार्ज बॉडी ऑफ पीपल की फॉर्म में। वहीं बात करूं कि इसकी आइडेंटिफिकेशन कैसे होती है किसी भी नेशन की, तो देखिए, किसी भी नेशन की आइडेंटिफिकेशन कैसे करते हैं। मान लीजिए मैं एक नेशन से बिलोंग करता हूं, उसका मेंबर हूं, तो मैं जो है
अपने नेशन की जो आइडेंटिफिकेशन है वो अपने नेशनलिज्म के थ्रू एक्सप्रेस करूँगा। तो देखिए जो फीलिंग होती है रिलेटेड होती है पूरी तरीके से नेशन के प्यार में। यहाँ हमारा जो भी पैट्रियटिज्म होता है, देशभक्ति होती है, एलिजियंस होता है जिसको हम हिंदी में कहते हैं निष्ठा, ये सारे के सारे हमारे मैनिफेस्टेशन होते हैं नेशनलिज्म के फीलिंग्स के। तो जो कि हमें इंस्पायर करती है कुर्बानियों की, जैसे हम अपने देश के लिए कुर्बानी दे सकते हैं, सेक्रीफाइसेस, नेशनल सेल्फ डिटर्मिनेशन, यूनिटी, इंटीग्रिटी, ये सारे के सारे जो कंपोनेंट्स हैं ये सब हमें हेल्प करते हैं अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करने के लिए, या मैं कह सकता हूँ अपनी नेशनलिज्म को एक्सप्रेस करने के लिए। तो जैसे कि मैंने अभी आपसे थोड़ी देर पहले बताया कि नेशंस के जो जितने भी एलिमेंट्स हैं वो हमें एक तरीके से यूनाइट करके रखते हैं। तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो कि मैंने आपको अभी ऊपर वाले पैराग्राफ में जो सिर्फ मैंने ऊपर का आपको थोड़ी बहुत झलक दिखाई थी, लेकिन अब यहाँ पे मैं एक एक करके इसको एक्सप्लेन करने वाला हूँ, क्योंकि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है। पहला पॉइंट है आपका कॉमन रेस। तो देखिए अब यहाँ पे आप पूछ सकते हैं कि कॉमन से हट के अगर हम देखें तो कुछ कुछ जगह हमें जो है एक डाइवर्सिटी भी देखने को मिलती है कॉमन से हट के। तो यहाँ पे कई सारे नेशंस हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे इनफैक्ट कोई भी कंट्री आपको नहीं मिल सकती जिसमें अलग अलग जो है आपको सेट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक उसके ना मिलें। जैसे कि आपका कनाडा एग्जांपल हो सकता है। कनाडा में इंग्लिश स्पीकिंग भी हैं, वहाँ पे फ्रेंच स्पीकिंग लोग भी रहते हैं। इंडिया में खुद आप देख सकते हैं नंबर ऑफ़ लैंग्वेजेस बोली जाती है डिफरेंट रीजन्स में, डिफरेंट कम्युनिटीज़ में। कई लोगों के पास तो कॉमन रिलीजन भी नहीं है, जो कि एक सिंपल सी बात है, ठीक है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा कंट्रीज़ हैं जिनके पास डिफरेंट रिलीजन है। तो हम कह सकते हैं कि जहाँ जहाँ हमें डाइवर्सिटीज़ देखने को मिलती है। तो इंडिया के कंटेक्स्ट में बात करें तो हम अगर बात करते हैं एलिमेंट्स ऑफ द नेशंस में, तो यहाँ पे कुछ डाइवर्सिटीज़ बेशक हमें देखने को मिलती है, लेकिन जैसा कि मैंने आपसे पहले कहा था कि हम एक साथ रहते हैं, और जैसे कि हमारी इंडिया की खासियत है यूनिटी इन डाइवर्सिटी, उसी को लेकर चल के हम यहाँ पर देख सकते हैं एक इमेजिन कम्युनिटी का जो है हम अजप्शन करते हैं, जो कि मैंने आपसे शुरुआत तौर पर बताया था। तो यहाँ पे हम देखेंगे सबसे पहला पॉइंट जो है कॉमन रेस। तो इस चीज़ को कॉमन रेस को हम अज्यूम करके चलते हैं कि ये हमारा नेशन है, ये कॉमन रेस से इस तरीके से जो है हम इसको इमेजिन कर सकते हैं। जैसे कि कॉमन रेस के बारे में बात करें तो पीपल ऑफ अ कॉमन रेस फॉर्म अ नेशन। फॉर एग्जांपल इंडो आर्यन पीपल बिलोंग्स टू द सेम रेस। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कुछ लोग हैं कॉमन रेस से जो कि नेशन फॉर्म करते हैं। फॉर एग्जांपल आपके इंडो आयरन का एग्जांपल ले रखा है। जो इंडो आयरन्स पीपल्स हैं वो सब सेम रेस से बिलोंग करते हैं, तो यहाँ पे वो नेशन फॉर्म करते हैं। देखिए दूसरी चीज़ है आपकी कॉमन हिस्ट्री एंड कल्चर। ये कैसे हमारा एलिमेंट्स हो सकता है? तो देखिए यहाँ पे कई लोग हैं जो अपने नेशन को एक तरीके से एक सेंस ऑफ कंटिन्यूइंग हिस्टोरिकल आइडेंटिटी के तौर पे भी देखते हैं, यानी एक कंटिन्यूइंग जो हिस्टोरिकल आइडेंटिटी हमारे नेशन की उसको भी संयोग करके देखते हैं यहाँ पे। दैट इज़ जो नेशन है वो परसीव करता है अपने आप को कि पूरा पास्ट से लेकर फ्यूचर तक हमारा जो नेशन की पूरी स्ट्रगल्स रही है वो कैसे रही है। तो इसी तरीके से यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि जो सेंस ऑफ हिस्ट्री है वो भी लोगों को बाइंड करके रखती है एक नेशन में। फॉर एग्जांपल इंडिया में बात करें तो हम जो है काफ़ी ज़्यादा कॉमन पास्ट जो है एंशिएंट सिविलाइजेशन से लेकर मॉडर्न हिस्ट्री तक शेयर करते हैं, और यहाँ तक कि हम अपने फ्रीडम स्ट्रगल के जो एग्जाम्पल्स हैं वो भी ले सकते हैं। कल्चर आइडेंटिटी भी है, वो भी हम सबको एक तरीके से यूनाइट करके रखती है। तो देखिए जो मैं सारे पॉइंट्स आपको बता रहा हूँ ये आप नोट भी कर सकते हैं, इसकी स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, क्योंकि आपके एग्जामिनेशन में काफ़ी हेल्पफुल हो सकते हैं ये नोट्स और रिवीजन के लिए भी। तो यहाँ पे आपका थर्ड पॉइंट है कॉमन लैंग्वेज। यहाँ पे कुछ कॉमन लैंग्वेजेस होती हैं जो लोगों के द्वारा बोली जाती है, जो कि एक सेंस ऑफ अटैचमेंट जो है डेवलप करती है, जिसमें कि आपका नेशन फॉर्म होता है। वहीं बात करें हम फोर्थ पॉइंट की, जो आपका शेयर्ड बिलीफ। तो देखिए एक नेशन है वो उनके लोगों के द्वारा बना गया है, उनकी फीलिंग के जो उनकी टुगेदरनेस यानी साथ रहने की जो फीलिंग है उसके द्वारा बना गया है। तो यहाँ पे उनके पास एक बिलीफ होता है कि हम एक वन एंटिटी की तरह हैं, यही उनको एक तरीके से नेशन में बाइंड रहने के लिए मदद करती है। आपका अगला पॉइंट है शेयर्ड पॉलिटिकल आइडियल्स। जो देखिए नेशन है वो हर एक नेशन अपने अपने जो है ओन पॉलिटिकल आइडियल्स शेयर करता है ताकि लोगों को यूनाइट कर सके। हमारे यहाँ पे कुछ पॉलिटिकल आइडियल्स है जैसे कि डेमोक्रेसी हो गया, इक्वालिटी हो गया, सेकुलरिज्म हो गया, जो कि जिनकी बहुत वैल्यू करी जाती है हमारे यहाँ पे। तो ये सारे के सारे हमारे जो पॉलिटिकल आइडियल्स हैं जब में यूनाइट करके रखते हैं। वहीं बात करें हम अगले पॉइंट की, जो है आपका कॉमन पॉलिटिकल आइडेंटिटी। तो देखिए कॉमन पॉलिटिकल आइडेंटिटी जो है एक और एलिमेंट लिया जा सकता है, जिसमें हम जो है पूरे के पूरे नेशन के चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्क्राइब करते हैं कि ये जो है इस नेशन की पॉलिटिकल आइडेंटिटी मानी जाती है। अगला पॉइंट है आपका लास्ट पॉइंट कॉमन एस्पिरेशन। तो देखिए यहाँ पे कई लोगों के पास कॉमन एस्पिरेशंस होते हैं जिससे जो है नेशन का जो स्टेटस है वो रेज करता है, बढ़ता है। इंडिया की बात करें पार्टिकुलरली तो यहाँ पे इंडिया में जो है नॉन वायलेंस को काफ़ी ज़्यादा बढ़ावा दिया जाता है, इसको वैल्यू दी जाती है, टॉलरेंस को, यूनिवर्सल ब्रदरहुड को, शांति को,
पीस को, इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग को। यहाँ पे इसी के साथ इन सारे चीज़ों को आप देखेंगे तो आप इंटरनेशनल कम्युनिटी पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो ये सारे के सारे चीज़ों से जो है इंडिया काफ़ी ज़्यादा फेमस है इन सब प्रिंसिपल्स को लेते हुए। नॉन वायलेंस, टॉलरेंस, पीस, आपको ही पता है। तो ये कॉमन एस्पिरेशन काफ़ी ज़्यादा मदद करता है किसी भी नेशन की आइडेंटिटी को लेकर। तो दोस्तों अभी तक तो आप समझ गए होंगे नेशनलिज्म क्या होता है, नेशन किस तरीके से बनता है और कौन कौन से जो एलिमेंट्स हैं वो एक तरीके से लोगों को यूनाइट करके रखते हैं, और नेशन की एक प्रॉपर डेफिनेशन भी मैंने आपको बताई थी। अब हम बात कर लेते हैं नेशनलिज्म की, जो है क्या क्या जो है मेरिट्स हो सकते हैं या डीमेरिट्स हो सकते हैं, या दूसरी भाषा में कहूँ तो इसकी लिमिटेशंस क्या हो सकती है। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ मेरिट्स के बारे में। ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। यहाँ पे हम मेरिट्स के बारे में बात करें तो देखिए, ये हम सब एक तरीके से जितने भी हमारे लोग हैं नेशन के, उन सब के अंदर एक जोश जगाता है, क्या, नेशनलिज्म। दूसरा पॉइंट है यहाँ पे कि हम सबको इंस्पायर करता है देशभक्ति के लिए, यानी पेट्रियटिज्म के लिए, और सेल्फ सेक्रीफाइस फॉर द कंट्री, यानी हम अपने देश के लिए कुर्बान भी हो सकते हैं। इस तरीके की जो भावना है हमारे अंदर जगाता है। जैसे कि आप एग्जांपल ले सकते हैं आर्मीज़ वगैरह की, और भी बहुत सारे ग्रुप ऑफ पीपल्स हैं जो इस तरीके की जो पेट्रियटिज्म है अपने वे में दर्शाते हैं। ये लोगों को नेशनल फ्रीडम के लिए भी इनकरेज करता है। जैसे कि हमारे फ्रीडम स्ट्रगल का आप एग्जांपल ले सकते हैं, या किसी भी कंट्री के जो इंडिपेंडेंस स्ट्रगल हुई है वहाँ का आप एग्जांपल ले सकते हैं। वहाँ से ये चीज़ें आपको देखने को मिल जाएगी। ये हमारा जो है नेशनल यूनिटी को भी बढ़ावा देता है, नेशनल इंटीग्रेशन को भी बढ़ावा देता है। नेशनल इंटीग्रेशन आपने हिस्ट्री में भी देखा होगा और बाकी जगह आपको पता होगा कि नेशनल इंटीग्रेशन से हमें क्या क्या फ़ायदे मिलते हैं, क्योंकि वहाँ पे एक आप नेशनल करिकुलम बना सकते हैं एजुकेशन में, वहाँ पे एक आप नेशनल पॉलिसी बना सकते हैं जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा मददगार हो सकती है। पूरी यूनिफॉर्मिटी बनी रहती है आपसे से। तो यहाँ पे नेशनल यूनिटी और नेशनल इंटीग्रेशन भी हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा मददगार होता है, जो कि एक मेरिट्स के तौर पे देखा जा सकता है नेशनलिज्म का। वहीं पे हम बात करें अब डी मेरिट्स के बारे में, तो यहाँ पे डी मेरिट्स के बारे में भी एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, पहला जो डीमेरिट्स का पॉइंट है वो ये है नेशनलिज्म के डीमेरिट यानी डिसएडवांटेजेस। पहला है कि यहाँ पे जो है एग्रेसिव नेशनलिज्म जब हो जाती है, यानी बहुत ज़्यादा ही नेशनलिज्म ओवरलोड हो जाता है, तो वो जो है रेसिज्म की तरफ भी बढ़ सकता है। जी हाँ, वो रेसिज्म की तरफ भी बढ़ सकता है। रेसिज्म यानी कलर ऑफ किसी भी डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है कलर की बेसिस पे, जैसे कि आपको देखने को मिल जाएगा साउथ अफ्रीका में, जो कि बहुत लॉन्ग स्ट्रगल चली थी ब्लैक एंड वाइट्स वगैरह में। और यहाँ पे आपका दूसरा पॉइंट है, इसी को लेकर हम कहें तो देखिए, जो दूसरा डिसएडवांटेज है नेशनलिज्म का वो ये है कि ये एक कहीं ना कहीं कॉलोनियलिज्म और इंपीरियलिज्म को भी बढ़ावा देता है। कैसे, देखिए यहाँ पे जब हम बात करते हैं एक नेशन की नेशनलिज्म की, तो एक तरीके से ये आप एग्जांपल लें अगर ब्रिटिशर्स इंडिया का, या आप एग्जांपल लें ब्रिटेन का खुद का, तो वो भी एक कॉलोनिज्म और इंपीरियलिज्म की भावना उनके अंदर जागती है एक तरीके से। तो ये आपका दूसरा पॉइंट बन जाता है। तीसरा पॉइंट अगर हम बात करें नेशनलिज्म का डीमेरिट्स का, वो ये है हमारे कहीं ना कहीं वर्ल्ड पीस को भी नुकसान पहुंचा सकता है, विश्व शांति को, जो कि हमारे इंटरनेशनल कोऑपरेशन में भी बहुत बड़ी बाधा बन सकती है एक तरीके से जब हम एग्रेसिव नेशनलिज्म की बात करते हैं। तो वहीं आपका जो चौथा पॉइंट है वो ये है कि देखिए, जो आइडिया है नेशन स्टेट का, वो हमारी ग्लोबल यूनिटी को भी कहीं ना कहीं ऑब्स्ट्रक्ट करता है, रोकता है, उसमें बाधा डालता है। तो ये सारे आपके पॉइंट्स हैं जो कि आप यहाँ पे लिस्ट कर सकते हैं और समझ सकते हैं सारे पॉइंट्स को जो कि मैंने आपको समझाया, और इनको अच्छे से स्क्रीनशॉट या इसको नोट भी कर सकते हैं। तो देखिए, मैं यहाँ पे आपको एक एक टॉपिक समझाते जा रहा हूँ अच्छे से। मुझे आशा आपको सारे के सारे जो टॉपिक्स हैं अच्छे से समझ में आ गए होंगे, क्योंकि मैं पॉइंट्स वाइज यहाँ पे आपको बता रहा हूँ, और साथ साथ में जो इसके कुछ एडिशंस हैं समझाने के लिए एग्जांपल्स भी देते जा रहा हूँ। अब आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आ गया है, वो है आपका राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन। इसके यहाँ पे 5 के 6 नंबर के क्वेश्चन जो आपके एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं। तो जैसे कि आपके यहाँ पे आपके एनसीईआरटी की बुक में भी नेशनल सेल्फ डिटर्मिनेशन का एक अच्छा खासा टॉपिक है। तो यहाँ पे सबसे पहले समझ लेते हैं कि नेशनल सेल्फ डिटर्मिनेशन का मतलब होता क्या है। तो यहाँ पे देखिए, नेशनल यानी आपको पता होगा नेशन, सेल्फ डिटर्मिनेशन यानी सेल्फ डिटरमाइन। इससे आप हिसाब लगा सकते हैं, अंदाज़ा एक डेफिनेशन याद करने का एक तुक्का आपका बन सकता है, ट्रिक बन सकती है। तो यहाँ पे हम प्रॉपर डेफिनेशन की बात करें तो यहाँ पे देखिए, नेशनल सेल्फ डिटर्मिनेशन रेफर्स टू अ नेशंस राइट टू गवर्न देमसेल्फ बाय द पीपल ऑफ दैट कंट्री एंड डिटरमाइन देयर फ्यूचर डेवलपमेंट। सीधी सादी बात है, किसी भी नेशन का राइट हो कि वो अपने आप को, अपने लोगों को गवर्न कर सके खुद से, और उसी के साथ वो उस कंट्री के पास ये राइट हो कि वो अपने फ्यूचर डेवलपमेंट को भी डिटरमाइन कर सके। इसके नाम से ही हमें अच्छा खासा जो है अच्छी खासी डेफिनेशन हम बना सकते हैं, नेशनल सेल्फ डिटर्मिनेशन यानी खुद की डिटर्मिनेशन। दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि जो भी सब्जुगेटेड पीपल होते हैं, यानी जो कि कॉलोनिज्म के शिकार होते हैं, उन सब के द्वारा जो क्लेम है सेल्फ डिटर्मिनेशन का, वो ज़्यादातर कंट्रीज़ के द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पे इंपीरियलिज्म हो गया, कॉलोनिज्म हो गया, ये बहुत बड़े ऑब्स्टिकल्स हैं, बहुत बड़े बाधाएं हैं इन द वे ऑफ नेशनल सेल्फ डिटर्मिनेशन। हालांकि
कभी कभार जो है कोई इंडिपेंडेंट स्टेट होता है या कंट्री होती है, वो भी कहीं ना कहीं कभी कभार सेल्फ डिटर्मिनेशन के लिए अपनी आवाज़ को उठाती है, क्योंकि वहाँ पे कहीं ना कहीं जो गवर्नमेंट है या रूलर है वो डिक्टेटोरियल एटीट्यूड में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। तो यहाँ पे सेल्फ डिटर्मिनेशन जो है उसे हम इस तरीके से भी लिंक कर सकते हैं कि एक डिज़ायर अपने एक सेपरेट स्टेट को फॉर्म करना उसी स्टेट के अंदर, विद इन द स्टेट। तो देखिए जो डिमांड है नेशनल सेल्फ डिटर्मिनेशन की वो बहुत हाइट पे पहुंच गई थी। बहुत ज़्यादा डिमांड हमें वर्ल्ड अफेयर्स में देखने को मिली थी 19th सेंचुरी के बाद से ही, यूरोप वगैरह में, और उसके वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के जो बाद उसका एरा था उसके बाद से यहाँ पे डिमांड्स जो हमें ज़्यादा देखने को मिल गई थी। जब ब्रिटिशर्स का रूल चल रहा था इंडिया में तो स्वराज और सेल्फ रूल के बारे में बातचीत चल रही थी। याद करिए, आपने 10th में ही पढ़ा होगा ये। वह आपका एक बेस्ट एग्जाम्पल हो सकता है सेल्फ डिटर्मिनेशन को क्लेम करने का। कई सारे एफ्रो एशियन कंट्रीज़ हैं, उनको इंडिपेंडेंस मिल गई कॉलोनिज़म से, अपने कॉलोनियल मास्टर से। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद उन्होंने भी सेल्फ डिटर्मिनेशन को क्लेम किया था। ये ज़्यादातर आप देख सकते हैं कि इंडिपेंडेंस से ज़्यादा लिंक है। और लेकिन कभी कभार यहाँ पे डिक्टेटोरियल एटीट्यूड जब कोई रूलर ले लेता है, उस बेसिस पे भी यहाँ पे कभी सेपरेशन ऑफ स्टेट या कभी एक कंट्री के लिए भी सेल्फ डिटर्मिनेशन क्लेम किया जा सकता है। अगला टॉपिक है आपका इमर्जेंस ऑफ नेशनलिस्ट फीलिंग। तो यहाँ पे कुछ फैक्टर्स हैं जो कि मैंने लिस्ट कर रखे हैं, क्योंकि कई बार क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि बताइए कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनसे एक व्यक्ति के अंदर नेशनलिस्ट फीलिंग यानी जो नेशनलिज्म की फीलिंग है वो जागती है। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं जो कि मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। पहला पॉइंट है डिज़ायर टू अचीव नेशनल इंडिपेंडेंस फ्रॉम द फॉरेन रूल। ये जो चीज़ है ये भी एक फैक्टर है जो हमारे अंदर नेशनलिस्ट फीलिंग को प्रमोट करता है, बढ़ावा देता है। यानी हमारे अंदर डिज़ायर होता है कि हमें जो है इंडिपेंडेंस चाहिए फॉरेन रूलर से। दूसरा पॉइंट है आपका, हमें जो है सेल्फ रूल का जब गोल अचीव करना होता है, या तो जैसे मैंने अभी आपको पिछले टॉपिक में बताया राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन क्लेम करना होता है, उसको अचीव करना होता है, उस कंडीशन में भी यहाँ पे नेशनलिस्ट फीलिंग की इमर्जेंस हो सकती है। थर्ड पॉइंट आपका है ऑपरेसिव रूल ऑफ फॉरेन रूलर। कोई भी फॉरेन रूल हो उसका ऑपरेसिव रूल अगर होता है तब तो जायज़ सी बात है कि वहाँ पे नेशनलिस्ट फीलिंग का जो इमर्जेंस है वो होना ही होना है। वहीं चौथी चीज़ हमें वर्ल्ड हिस्ट्री में काफ़ी ज़्यादा देखने को मिली है। किसी भी कंट्री में, किसी भी स्टेट में अगर डेमोक्रेसी, लिबर्टी, इक्वालिटी, जस्टिस को इस्टेब्लिश करना होता है तो वहाँ पे भी नेशनलिस्ट फीलिंग की भावना जो है जागती है, इमर्ज होती है, उभर के आती है। वहीं आपका जो पांचवा पॉइंट है वो ये है, कोई भी रोल प्ले किया जाता है प्रेस के द्वारा, लिटरेचर के द्वारा, आर्ट फॉर्म्स के द्वारा इन द फील्ड ऑफ नेशनलिज्म, तो वो भी हमारी नेशनलिस्ट फीलिंग को दर्शाती है। आप देख सकते हैं कई सारे आपको एग्जांपल्स मिल जाएंगे, हिस्ट्री उठा के देखेंगे जब आप, और यहाँ पे इंडियन कंटेक्स्ट में देखेंगे तब भी आपको काफ़ी ज़्यादा लिटरेचर्स, प्रेस उस वक्त की मिल जाएगी जो कि आपके और उस समय के जो व्यक्ति होंगे उन सब के अंदर नेशनलिस्ट फीलिंग की भावना जगाती है। वहीं आपका जो लास्ट पॉइंट है वो ये है कि डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। जी हाँ, ये भी आपका एक इमर्जेंस हो सकता है नेशनलिस्ट फीलिंग का जब भी हम डेवलपमेंट की बात करते हैं अपने देश के लिए। तो लास्टली मैं कंक्लूजन में यही कहना चाहूँगा, जिस दुनिया में, जिस वर्ल्ड में हम रहते हैं वो एक ऐसा वर्ल्ड है जहाँ पे हमारी आइडेंटिटीज़ को, यानी हमारी जो रिकॉग्निशन है आइडेंटिटीज़ को, उसको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। आज हम कई सारे स्ट्रगल्स को विटनेस करते हैं जो कि कई सारे ग्रुप आइडेंटिटीज़ के रिकॉग्निशन के लिए की जाती है स्ट्रगल्स को, मैनी ऑफ विच एम्प्लॉय द लैंग्वेजेस ऑफ नेशनलिज्म, यानी कि कुछ उनमें से कुछ जो है नेशनलिज्म की भाषाओं से भी रिलेटेड हैं। वहीं दूसरी तरफ जहाँ पे हमें आइडेंटिटीज़ को, अब मैं बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ आ रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। वहीं दूसरी तरफ जब हम आइडेंटिटीज़ को एक्नॉलेज करते हैं, किसी भी बंदे की आइडेंटिटी हो सकती है, चाहे वो अलग अलग आइडेंटिटी होती है हर बंदे की, तो अगर हम किसी की भी आइडेंटिटी को, जब वो अपनी आइडेंटिटी को क्लेम करता है, तो जब हम किसी भी बंदे की आइडेंटिटी के क्लेम को एक्नॉलेज करते हैं तो हमें केयरफुल रहना चाहिए कि हम उसको आइडेंटिटी को अलाउ करें, लेकिन उसकी जो क्लेम है आइडेंटिटी की वो कहीं ना कहीं दरार ना बन जाए, डिवीज़न ना बन जाए, हमारी सोसाइटी में वायलेंस ना क्रिएट कर दे। तो यहाँ पे हमें ये याद रखना है कि हर एक पर्सन के पास अपनी अपनी आइडेंटिटी मौजूद है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पे देखिए एक व्यक्ति है जिसके पास कई सारी आइडेंटिटी हो सकती है किसी भी बेस पे, जेंडर की बेस पे मेल या फीमेल हो सकता है, कास्ट की बेस पे कोई भी कास्ट हो सकता है, रिलीजन की बेस पे, हर एक बंदे के पास अपनी अपनी आइडेंटिटी हो सकती है, ठीक है। तो इन लैंग्वेज की बेस पे, रीजन की बेस पे, या इन सारे के सारे के ऊपर जो है वो अपने आप को प्राउड करता हो, लेकिन जब तक किसी भी पर्सन के पास, हर एक व्यक्ति के पास फील करता हो कि उसके पास ये अधिकार है कि वो अपनी डिफरेंट डायमेंशंस को, इन फैक्टर्स के ऊपर, या अपनी पर्सनैलिटीज़ की जितनी भी डिफरेंट डायमेंशंस हैं, एंगल्स हैं, उन सब को अपने तरीके से फ्रीली एक्सप्रेस कर सकता है, तब उसको कोई भी
पॉलिटिकल रिकॉग्निशन या अपनी आइडेंटिटी को कंसेशंस के लिए क्लेम्स नहीं करना चाहिए कंट्री पे, यानी कंट्री पे उसे कोई प्रेशर नहीं डालना चाहिए या ये नहीं कहना चाहिए कि उसे पॉलिटिकल रिकॉग्निशन चाहिए, क्योंकि यहाँ पे वो पॉलिटिकली अपनी चीज़ों को, अपनी पर्सनैलिटी को आराम से एक्सप्रेस कर सकता है। देखिए, जो डेमोक्रेसी में जो पॉलिटिकल आइडेंटिटी होती है उसमें जो है डिफरेंट आइडेंटिटीज़ को भी शामिल करना चाहिए जो कि ज़मीनी तौर पे लोगों के पास होती है। तो देखिए, हम सब के लिए बहुत डेंजरस होगा यदि हमने इंटॉलरेंट और जितनी भी फॉर्म्स ऑफ आइडेंटिटी है उन सबको मिला दिया और नेशनलिज्म को अलाउ कर दिया डेवलप करने के लिए, तो हमारे नेशन के लिए भी ख़तरनाक होगा, हम सब के लिए ख़तरनाक होगा, हमारी सोसाइटी के लिए भी बहुत ज़्यादा खतरनाक होगा। ये लास्टली पॉइंट आपको ज़रूर याद रखना है। उसी के साथ मैं यहाँ पे इस चैप्टर को ख़त्म करता हूँ। उससे पहले मैं आपको एक होमवर्क भी देना चाहता हूँ, क्योंकि आपके 110 पेज नंबर पे आपको एक 7 क्वेश्चन है एक्सरसाइज के, वो आप ज़रूर सॉल्व कीजिएगा। अगर आपको कोई भी परेशानी आती है, कन्फ्यूजन आती है इस चैप्टर से रिलेटेड या उस क्वेश्चन से रिलेटेड, कोई भी फीडबैक हो तो आप कमेंट में उसे ज़रूर ड्रॉप कर सकते हैं। इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अपने दोस्तों के साथ ये प्यारा से चैप्टर ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर आपने हमारे पिछले चैप्टर्स नहीं देखे हैं तो वो भी आप प्लेलिस्ट पे जाके या तो आप हमारे चैनल पे विजिट करके जाके देख सकते हैं। पूरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।